नमस्कार, टीई शो में आप सभी का स्वागत है। आज इस शो के जो गेस्ट हैं, उनका नाम है श्री कन्हैया लाल गुप्ता और एक शिक्षक हैं प्राथमिक विद्यालय में और माना जाए तो एक अच्छे शिक्षाविद के रूप में इनकी ख्याति है। ये समाज के लिए बहुत कुछ करते रहते हैं, बहुत सारे आंदोलन भी चलाते रहते हैं, जो समाज हित में हो। गरीबों के लिए जो योजनाएँ होती हैं, उनसे अवगत कराना, अगर उनको कोई समस्या आती है, तो जा कर के उनके लिए रास्ता आसान करते हैं। तो ऐसे बहुत छोटे-छोटे काम होते हैं जो गरीबों के लिए जहाँ तक पहुँचना मुश्किल होता है, उन सब चीज़ों को वहाँ तक ले जाते हैं। सही मायने में समाज सेवी हैं, समाज सुधारक हैं और शिक्षाविद भी हैं। और बच्चों को जब लगता है कि बच्चों को वास्तव में ड्यूटी के बाद भी समय देना है, तो अलग से भी उनको समय दे देते हैं, चूँकि इनको लगता है कि ये इनका कर्तव्य है, बच्चों को सही शिक्षा देना, उनको सही दिशा देना। तो आज उसी सिलसिले में बात करेंगे और इनकी एक योजना है और उस योजना का इन्होंने ज़िक्र किया था कुछ महीनों पहले, ये विश्वविद्यालय की परिकल्पना चाहते हैं। तो अब मैं चाहूँगा कि श्री कन्हैयालाल गुप्ता जी कुछ अपने बारे में बताएँ और धीरे-धीरे हम लोग इस पॉडकास्ट को और आगे बढ़ाएँगे। सर। जी, नमस्कार, सबको नमस्कार। आपने मेरे बारे में कुछ ज़्यादा ही बता दिया। मैं बेहद सामान्य सा व्यक्ति हूँ, बेहद सामान्य शिक्षक हूँ। लेकिन सामान्य होने के साथ ही साथ मुझे मेरे देश से प्रेम है, मुझे मेरे देश की जनता से प्रेम है, मुझे यहाँ के संपूर्ण वातावरण से प्रेम है। तो इसलिए जब कुछ घटनाएँ घटित होती हैं, जिससे मानवता पर खतरा आए, जिससे हमारे प्रकृति पे खतरा आए, जिससे हमारे बच्चों पे कोई खतरा आए, तो मन जो है कि उसको रोकने के लिए अपने देश को, अपने समाज को, अपने बच्चों को, अपने पर्यावरण को बचाने के लिए मन में एक आवाज़ आती है कि ऐसा कुछ किया जाए जिससे हमारी पृथ्वी बची रहे, मानवता बची रहे, पर्यावरण बचा रहे, हमारे बच्चों को संतुलित और स्वस्थ वातावरण मिल सके। तो इसी सोच को सार्थक करने के लिए अपने जीवन को, छोटा सा जीवन हम लोगों का है, पता नहीं कब हम चले जाएं, इस जीवन को सही दिशा दिया जाए, इस जीवन को सार्थक किया जाए, इस उद्देश्य को ध्यान में रखते हुए कोशिश करते हैं कि कुछ इस मानव जीवन को सार्थक किया जाए, कुछ ऐसा किया जाए जिससे कि ये सपने साकार हों। सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामयाः, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु माँ कश्चित् दुःखभाग् भवेत् की जो हमारी परिकल्पना हमारे मनुष्यों की है, वह धूमिल न होने पाए, वह मूर्त रूप ले, वह जमीन पर उतरे। आपने पूछा कि विश्वविद्यालय, दरअसल हमने जो सोचा कि विश्वविद्यालय माने शोध संस्थान होते हैं, जहाँ रिसर्च होते हैं, जहाँ ज्ञान, विज्ञान, समाज, पर्यावरण, इतिहास, भूगोल, संस्कृतियों, विविध बिंदुओं पे जहाँ रिसर्च किया जाता है, जहाँ शोध किया जाता है और उस शोध के परिणाम स्वरूप समाज की दशा दिशा तय होती है। तो जब हमारा देश, जो कभी किसी काल में विश्व गुरु हुआ करता था, दुनिया भर के विद्यार्थी हमारे देश में अध्ययन हेतु आया करते थे और यहाँ से ज्ञान प्राप्त करके वो अपने जीवन को, अपने देश को आगे बढ़ाते थे। जी। आज हमारा देश दुर्भाग्य से दुनिया की टॉप जो शिखर पर 100 विश्वविद्यालय हैं, उनमें हमारे देश का एक भी विश्वविद्यालय नहीं है। तो मन थोड़ा सा दुखी होता है कि किसी काल में हम विश्व गुरु हुआ करते थे, हमारे देश में ज्ञान विज्ञान लेकर के, देश से शिक्षा लेकर के हमारे देश के विश्वविद्यालयों में, और दुनिया भर के विद्यार्थी अपने देशों को एक उचित दिशा दे पाते थे, उन्नत दिशा दे पाते थे। लेकिन आज हमारे देश के बच्चे अगर उच्च शिक्षा लेना हो तो विदेशों में जाते हैं। मतलब हमारे देश के कोई विश्वविद्यालय ऐसे नहीं है दुनिया के, जो दुनिया के 100 शिखर पर विद्यमान विश्वविद्यालयों में अपना टॉप लिस्ट जो, हाँ, टॉप लिस्ट में, टॉप 100 में अपना स्थान हो, ऐसा नहीं है। तो मेरे मन में आया कि मानव जीवन को सार्थक करने के लिए
यदि हम लोग एक ऐसे महान विश्वविद्यालय की स्थापना कर पाए जिसमें ज्ञान विज्ञान पर गहरा अनुसंधान हो, जो पूरी दुनिया में हमारे भारत के महत्व को पुनर्स्थापित करे, हमारा भारत एक बार फिर से उसी शिखर पे जाए जहां से मानवता का एक अध्याय पूरी दुनिया को सीखने को मिले, जो भगवान बुद्ध ने, महात्मा गांधी जी ने पूरी दुनिया को सिखाया। ऐसा ही कुछ दर्शन हमारे देश से पुनः निकले। हमारे देश में तमाम विद्वान हैं, तमाम ऋषि मनीषी हैं, रिसर्च करते हैं। सर, अभी आपको मैं इंटरप्ट करना चाहूँगा। जैसे अभी आपने बोला कि विश्वविद्यालय की परिकल्पना है आपके मन में और चाहते हैं कि इसको हम लोग शुरू करें मिल करके। तो अभी जो यूनिवर्सिटी आपने बताया कि जो विश्वविद्यालय भारत में है, वास्तव में देखा जाए तो वैश्विक परिदृश्य में हम टॉप 100 लिस्टेड नहीं हो पाते, चाहे 50 लिस्टेड नहीं हो पाते हैं। तो आपने बोला कि रिसर्च अनुसंधान में कुछ कमियां हैं, जैसे कि प्रॉपर तरीके से नहीं हो पाता है। तो जैसे एक यूनिवर्सिटी को बनाने में तो बहुत सारे संसाधन लगेंगे, बहुत सारे लोगों का सहयोग चाहिए। तो क्या अभी जो यूनिवर्सिटीज हमारे भारत में है, क्या उसके साथ मिलकर के या फिर उनको कोई नई दिशा धारा दे करके नई उन सब चीजों को इम्प्लीमेंट किया जा सकता है? मतलब ये प्रश्न मेरा था, मतलब आप फिर इस पर क्या सोचते हैं? ये प्रश्न आपसे है। बिल्कुल किया जा सकता है जी, और वह ज्यादा आसान भी है जी, और ज्यादा आसान भी है और उसका दूरगामी परिणाम भी बहुत शीघ्र निकलने लगेगा। क्योंकि किसी भी नई चीज को, नए पौधे को लगाना, सींचना और फिर उसमें से फल फूल आना, उसमें समय लगता है। लेकिन यदि एक वृक्ष है, उसमें कुछ कीड़े लगे हों, उसको बढ़िया पोषण न मिल रहा हो, बढ़िया पानी न मिल रहा हो, बढ़िया उर्वरक न मिल रहा हो, यदि हम उन तमाम चीजों से उसी को सिंचित कर दें तो वह पौधा शीघ्र ही बढ़िया फल देने लगेगा। आपने बड़ा उचित प्रश्न किया कि क्या हम उन्हीं विश्वविद्यालयों को नहीं बेहतर कर सकते? बिल्कुल कर सकते हैं, लेकिन उसके लिए राजनैतिक इच्छा शक्ति ये सबसे प्रमुख चीज है। क्योंकि हमारे देश के जो शिखर पर विद्यमान जो विश्वविद्यालय हुआ करते थे, जैसे नालंदा विश्वविद्यालय की बात आती है, बार बार दुनिया के सबसे श्रेष्ठ विश्वविद्यालय में था। तो कभी न कभी कालांतर में, बहुत पहले जो है कि किसी राजा की कुदृष्टि पड़ी और उसके पुस्तकालयों को, उसके जो अनुसंधानकर्ता, जो विद्यार्थी थे, जो शिक्षक थे, उन सभी को नष्ट भ्रष्ट कर देने का जो प्रयास हुआ, उससे हमारा देश काफी पीछे और पूरी दुनिया का ज्ञान काफी पीछे चला गया। तो अगर राजनीतिक इच्छा शक्ति हमारे नेताओं में आ जाए, जो भी सत्ता में हो, और वो इन विश्वविद्यालयों में परिष्कृत करना चाहें, इन्हीं विश्वविद्यालयों को सुंदर बनाना चाहें, तो बहुत ही सुगम होगा। और इस दिशा में हमारे कई विश्वविद्यालय बहुत सुंदर काम कर भी रहे हैं। हमारे देश में पढ़ने वाले विद्यार्थी, हमारे देश में रिसर्च करने वाले विद्यार्थी आज पूरी दुनिया के, यानी कि जो दुनिया के टॉप के अनुसंधान सेंटर हैं, नासा हुआ या कोलंबिया यूनिवर्सिटी हुआ या और भी बहुत सारे दुनिया के जो बड़े बड़े विश्वविद्यालय हैं, वहाँ हमारे देश के युवा, हमारे देश के विद्यार्थी जाकर के अपना प्रश्न लगा रहे हैं। तो यदि वो वातावरण हम भारत में दे दें, उन विद्यार्थियों को, उन शोधार्थियों को अगर हम अपने ही देश में कुछ बेहतर फैसिलिटी दें, स्कॉलरशिप दें, उनको जो जरूरी चीजें हैं वो दे दें, तो हमें लगता है कि आज भी भारत दुनिया के टॉप का विश्वविद्यालय बनने में बहुत समय नहीं लगेगा। साल, 2 साल, 4 साल के भीतर हम इस उपलब्धि को हासिल कर सकते हैं। लेकिन इसके लिए बड़ी राजनीतिक इच्छा से, जैसा कि आपने बताया, ये विदित हो रहा है कि ये तो किया जा सकता है, बिल्कुल, लेकिन राजनीतिक इच्छा शक्ति का होना बहुत जरूरी है। बहुत जरूरी। अब ये कैसे उनके अंदर लाया जाए, ये जरूरी है। तो ये बहुत बड़ा यक्ष प्रश्न है। और सबसे बड़ी बात ये है कि मुझे लगता है कि आपके मन में ये जो विचार आया है कि इसकी परिकल्पना करनी विश्वविद्यालय की, तो उसमें क्या हुआ कि हम स्वतंत्र इच्छा से कुछ उसमें अपना विचार दे सकते हैं, नीतियां बना सकते हैं और सभी लोग मिल करके काम कर सकते हैं, है ना? तो उसमें क्या होगा कि कोई बाहरी दबाव हमारे ऊपर नहीं रहेगा। तो अब बेसिकली आप ये कहना चाह रहे हैं? जी हाँ, ठीक है। हमारा ये कहना है कि जैसे मैं जिस परिवार से हूँ, तो मेरे दादाजी स्वतंत्रता संग्राम सेनानी जगन्नाथ साहू जी रहे जी।
उन लोगों ने जितनी उनकी क्षमता थी इस जी। देश के आज़ादी में अपनी भूमिका निभाई, देश को आज़ाद कराने में अपनी भूमिका अदा की। हुँ। वो तो चले गए, जी। पर मेरे पे ये ऋण है हुँ। कि उनके द्वारा किए गए अच्छे कार्यों का हम देश को आज़ाद कराने के बाद अपने देश को कहाँ लेके जा रहे हैं। हुँ, हुँ। मैं मानता हूँ कि मेरे पे ये ऋण है। हुँ। तो मैं और मेरे जैसे तमाम स्वतंत्रता संग्राम सेनानी परिवार, जी। जिनके पूर्वजों का इस देश को आज़ाद कराने में योगदान रहा, हुँ। यदि हम सब एकजुट हो जाएं, हुँ। देश की नई आज़ादी, नई आज़ादी का मतलब ये कि जो हमारी निर्भरता है दुनिया के अन्य देशों पे जी, जी। विज्ञान टेक्नोलॉजी के हाँ। मामले में या अन्य किसी रिसर्च के मामले में जो हम उन पे निर्भर हैं, हुँ। वो निर्भरता हमारी खत्म हो जाए। जी। तो इसके लिए एक नई आज़ादी की जंग, वह आज़ादी की जंग हमारे देश में ज्ञान विज्ञान के क्षेत्र में हमारे देश को शिखर पर पहुंचाना। हुँ। उसके लिए यदि सभी स्वतंत्रता संग्राम सेनानी परिवार, यदि आप तक मेरी आवाज पहुंचे इस जी। आदरणीय गणेश जी के माध्यम से जो है, तो आप सभी से मेरा विनम्र निवेदन है कि इस महान अभियान को, जो हमारे देश के महानायकों ने, हमारे देश के स्वतंत्रता सेनानियों ने एक सपना देखा, दुनिया का सबसे समृद्ध, सबसे सशक्त, सबसे सुखी देश बनाने का, हम सब यदि एकजुट हों और एक विश्वविद्यालय बनाएं, उन्हीं की स्मृति में स्वतंत्रता संग्राम सेनानी विश्वविद्यालय, स्वतंत्रता संग्राम सेनानी यूनिवर्सिटी, हम यह बनाएं और इसको फंडिंग शासन के द्वारा जो हो सो हो, हम सब मिल करके यदि थोड़ा थोड़ा अंशदान करें तो वह परिकल्पना सार्थक की जा सकती है कि हमारे देश के युवा, जो अनुसंधान, बहुत से बच्चे हैं जो पैसे के भाव में आगे नहीं जा पाते हैं, उन्हें छात्रवृत्ति नहीं मिल पाती है तो वो नहीं पढ़ पाते। हमारे बहुत से खिलाड़ी बताते हैं कि हमें पैसे खुद खर्च करके तैयारियां करनी पड़ती हैं टूर तक का और तमाम चीजों का, इसलिए हम नहीं, मेडल लाने में दिक्कत हो जाती है। जी। हमारे देश के बहुत से विद्यार्थी हैं, जिसका उदाहरण है आदरणीय अनंत कुमार जी, पटना वाले। उन्होंने जो सुपर 30 बनाया अपने दम पे, निजी दम पे उन्होंने जो सुपर 30 बनाया, और उनके संस्थान से जो बच्चे पढ़ करके निकले वो हमारे देश के आईआईटी वाले कॉलेजों में पढ़े और वो दुनिया के सबसे टॉप के जो इंडस्ट्रीज हैं उनमें बड़े बड़े पदों पे, माने सीईओ तक पहुंचे और उनको संभाले हुए हैं। वो बच्चे पैसे के अभाव में पड़े हुए थे, पैसे नहीं थे उनके पास। यदि अनंत कुमार जी ने इतना अच्छा व्यवस्था न दिया होता, उनको आगे बढ़ाने के लिए उन्होंने, अनंत कुमार जी ने अगर ऐसा न किया होता तो वो बच्चे वहां नहीं जा पाते। ऐसे हमारे देश में बहुत से विद्वान हैं, बहुत से अच्छी अच्छी प्रतिभाएं हैं जो उचित वातावरण के अभाव में दम तोड़ देते हैं। जो हमारे देश को शिखर पर ले जाने में जिनकी भूमिका हो सकती है, वो बच्चे कहीं ना कहीं अर्थाभाव में, पैसे का भाव उनके सामने आता है, उच्च शिक्षण संस्थान न मिलने का उनको पीड़ा झेलना पड़ता है अभी एक, और इस वजह से वो आगे नहीं बढ़ पाते। जी जी। आपके प्रश्न से पहले मैं बोलूं, बोलिए जी, कि अभी आप देखेंगे कि हमारे देश में हाई स्कूल या इंटरमीडिएट के जो बोर्ड एग्जाम होते हैं, इसमें सभी बोर्डों में, सभी बोर्ड, सीबीएसई बोर्ड हो, यूपी बोर्ड हो, बिहार बोर्ड हो या देश अनेक राज्यों के आईसीएसई बोर्ड या कभी कोई भी बोर्ड हो, सभी बोर्ड के 12th और हाई स्कूल के 10th के बोर्ड एग्जाम में लड़कियां टॉपर होती हैं। लेकिन जैसे ही वो हायर एजुकेशन में जाती हैं, उच्च शिक्षा में जाती हैं, उच्च शिक्षा में बच्चियों का प्रतिशत अचानक से गिर जाता है, क्योंकि इन बच्चियों को आगे पढ़ने का वातावरण या जो एक स्वतंत्रता मिलनी चाहिए वो नहीं मिल पाती। अन्यथा वही बच्चियां जो चूल्हे चौके में चली जाती हैं, उनका अल्पायु में विवाह करके जो छोड़ दिया जाता है, उन बच्चियों को यदि अवसर मिलता तो शायद हमारे देश में और अनेक वैज्ञानिक निकलते, सुनीता विलियम्स जी या कल्पना चावला जी जैसे अन्य अनेक वैज्ञानिक निकल गए जो हमारे देश को आत्मनिर्भर बनाते। तो
सोच है कि अगर हमारा विश्वविद्यालय बन पाए, यदि तमाम स्वतंत्रता संग्राम सेनानी परिवार यदि इस बात से सहमत हो सकें कि हमारे पे हमारे पूर्वजों का ऋण है कि हम उनके द्वारा आजाद भारत जो दिया गया है, इस भारत को नई आजादी दें, और नई आजादी वही हो कि हम शिक्षा, ज्ञान, विज्ञान के क्षेत्र में आत्मनिर्भर हों। तो यदि आप सभी का सहयोग मिले तो हम इस विश्वविद्यालय की परिकल्पना को सार्थक करेंगे। हमारे देश का वंचित वर्ग का विद्यार्थी, हमारे देश के वंचित वर्ग के बच्चे बच्चियां जो बहुत मेधावी हैं, लेकिन अर्थाभाव या अच्छे संस्थानों में उनके लिए मौका न मिलने की वजह से, महंगी कोचिंग में फीस जमा न कर पाने की वजह से वो उसमें विफल हो जा रहे हैं, उनको हम वातावरण दें और वो बच्चे हमारे देश को ऊंचाइयों पर लेकर के जाएं। ये मेरी आप सभी से विनती है, और जो लोग भी सुने, केवल स्वतंत्रता संग्राम सेनानी परिवार के लोग नहीं, आप सभी यदि इस बात से सहमत हो कि नहीं, हमारे देश का हमारे पे ऋण है, हमें इस ऋण को चुकता करना चाहिए, हमें इस महान देश के महान निर्माण में इस देश को और शिखर पर ले जाने में अपनी भूमिका अदा करनी चाहिए, तो आप सभी का स्वागत है। आप सभी साथ दें। गणेश जी नंबर प्रोवाइड कराएंगे, आप चाहें तो हमसे संपर्क करें, आपके और अच्छे विचार होंगे, हम उसके साथ रहेंगे। सर, ये पॉडकास्ट खत्म करने से पहले एक प्रश्न और है, उसके बाद हम लोग इस पॉडकास्ट का अंत करेंगे। तो प्रश्न ये है कि जैसे अभी आपकी जो नौकरी कुछ साल पहले लगी हुई है, उससे पहले भी सर विद्यालय चलाते थे, संचालन कराते टीम के साथ मिल करके। अब जैसे इनकी नौकरी लगी, नौकरी लगने के बाद ये उसका हिस्सा नहीं रहे, और खाली होने के बाद कभी कभी जाकर बच्चों को सिखाते, वो बात अलग है। लेकिन प्रश्न ये है कि उस दौरान जब आपने स्थापना टीम में आप थे जब, तो फिर उसमें आपने कौन कौन सी व्यवस्थाएं देना शुरू किया, और आज किस स्तर पे आपका विद्यालय, जरा इसके बारे में बताएं। उससे पता चलेगा कि यूनिवर्सिटी की परिकल्पना में कितना आपका रोल होगा। जी। बहुत अच्छा प्रश्न, आपने दिल को छू लेने वाला प्रश्न किया है। दरअसल जब मैं कक्षा 7वीं में पढ़ रहा था, तो जिस स्कूल में मैं पढ़ रहा था, तो वहाँ कई बच्चे ऐसे थे जिनके पास पैसे नहीं हुआ करते थे, और मैं खुद, क्योंकि मेरे सहपाठी और कई थे जो ट्यूशन पढ़ लेते थे, कोचिंग पढ़ लेते थे, तो उनके नंबर कुछ अधिक आ जाते थे हमसे। मेरे मन में ये भाव रहता था कि मैं एक विद्यालय खोलूंगा यदि मैं बड़ा हो जाऊं, जिसमें कि बच्चों को, जो गरीब वर्ग के, वंचित वर्ग के बच्चे होंगे, उनको निःशुल्क पढ़ाऊंगा। तो सन 2008 की बात है, मेरे पास पैसे नहीं थे, किसी से कर्ज लेकर के हमने जो कराकट होता है, टिन शेड होता है, वो लगा करके कुछ बच्चों को बिठाया और खुद पढ़ाना शुरू किया। कोई मान्यता नहीं थी विद्यालय की, बस ऐसे ही कोचिंग टाइप के हम लोग चलाते थे, ट्यूशन टाइप का पढ़ाते थे जी। फिर लेकिन मेरे मन में तब भी था और आज भी है, तब भी मैं जो हमारे यहाँ 30-40 बच्चे मेरे यहाँ ट्यूशन पढ़ने आते थे, उन 30-40 बच्चों में करीब 15 से 20 बच्चे निःशुल्क पढ़ते थे, क्योंकि उनके पास पैसे नहीं होते थे। आज भी मैं बेसिक में गवर्नमेंट में अध्यापक हूँ, पर जो मुझे समय मिलता है शाम को, तो कुछ बच्चे हैं जो आ जाते हैं मेरे यहाँ, और मैं उनको ढूंढ के ले आता हूँ, क्योंकि उनके पास पैसे नहीं है। कोचिंग सेंटर में जाने के लिए 300 400 500 रुपए उनको देने पड़ते हैं। तो उन बच्चों को मैं कहता नहीं आओ, अगर आपके पास पैसे नहीं है तो, लेकिन शिक्षा पे आपका अधिकार है, मुझे जो भी 2-4 अक्षर आता है मैं आपको ज्ञान दूंगा। तो कुछ बच्चे आते हैं और आज भी मुझे बड़ा अच्छा लगता है, और मैं टीचर भी बना, तो उसमें मेरे शिष्यों का बड़ा रोल रहा। उनके कहने पे कि नहीं सर, आप तो बढ़िया पढ़ाते हैं, आपको तो आता है, आप भरिए, और मैंने भर दिया, बीएड भी कर लिया, टीटी भी। उनको पढ़ाते पढ़ाते बिना किसी कोचिंग के मेरा सब हो गया, नौकरी भी लग गई, खैर वो अलग बात है। तो स्वप्न वही था। आज भी जो विद्यालय हम लोगों ने शुरू किया था, आज उसका संचालन मेरी पत्नी श्रीमती रेणु गुप्ता जी करती हैं। उस विद्यालय में मेरी पत्नी ने भी मेरे दर्शन को आगे बढ़ाया है, और इस क्षेत्र के जो भी बच्चे अनाथ होते हैं, उन अनाथ बच्चों को उस विद्यालय में, जिसे हमारी श्रीमती जी संचालित करती हैं, उस विद्यालय में उन बच्चों को पूरी तरह से निःशुल्क शिक्षा दी जाती है। यहाँ तक कि जो विद्यालय का वाहन है, वह वाहन बच्चों को निःशुल्क अपने विद्यालय में लाता भी है, घर पहुंचाता है। कुछ बच्चों को जिनके माता पिता किताबें तक खरीदने में सक्षम नहीं हैं, तो उन बच्चों को किताबें तक विद्यालय द्वारा
दिलवाया जाता है। एक आध बच्चों को तो यूनिफॉर्म वगैरह भी दिलवाया जाता है। अच्छा। कुछ गार्जियन इस बात को मना करते हैं कि नहीं सर हम कर लेंगे, बस आप लोग बच्चे को हमारी शिक्षा दे लीजिए। लेकिन कुछ हैं जो असहाय हैं, जी बिल्कुल। तो ऐसे अनाथ बच्चों का भी पूरा अधिकार है, क्योंकि वो भारत के बच्चे हैं, हमारे देश के बच्चे हैं, तो उन बच्चों का पूरा अधिकार है कि वो शिक्षा लें और अपने जीवन को ऊंचाइयों पर ले जाएं। तो उन बच्चों की शिक्षा में स्वतंत्रता संग्राम सेनानी जगन्नाथ साहू जी की स्मृति में जो विद्यालय की स्थापना की गई है, विद्यालय का नाम भी है स्वतंत्रता संग्राम सेनानी जगन्नाथ साहू शिक्षण संस्थान। तो उस विद्यालय में उसकी संचालिका हमारी धर्मपत्नी है। हालांकि पहले जब हम गवर्नमेंट में नहीं थे तो पूरा हम ही देखते थे। पॉडकास्ट के समापन का समय अब हो ही रहा है, बस एक अंतिम प्रश्न और रह गया है, मन में आ रहा था सोचा पूछ लूं। अभी आपके विद्यालय में देखने को मिल रहा है कि जो बच्चियां हैं उनके लिए आप अलग से ट्रेनिंग दिला रहे हैं, जैसे उनको सेफ्टी का, डिफेंस का, ऐसा कुछ है। और कोई बाहरी व्यक्ति आता है जो कि शायद नेशनल लेवल का कुछ रह चुके हैं स्पोर्ट्स में, तो वो सेफ्टी कुछ सिखाते हैं? थोड़ा क्लियर नहीं, आप थोड़ा बताएंगे? दरअसल आज हमारे समाज में एक बड़ी समस्या है जी। हमारी बच्चियों के साथ प्रायः दुर्घटनाएं घटती रहती हैं और उनको देख करके मन बड़ा दुखी हो जाता है। जी। तो मुझसे अचानक ही संपर्क में आ गए एक मुकेश कुमार सिंह हैं, जो अंतर्राष्ट्रीय स्तर पे ब्रॉन्ज मेडलिस्ट हैं और नेशनल पे वो जो है कि गोल्ड मेडलिस्ट हैं। जी। तो मुझसे बातचीत होने लगी, मैंने कहा कि क्या आप हमारे बच्चों को ट्रेनिंग देंगे? तो मैं उनको बुलाया अपने जहाँ मैं पढ़ाता हूँ अपने प्रसिद्धि विद्यालय में, वहाँ बुलाया, अपनी बच्चियों को मैंने ट्रेनिंग दिलवाया। फिर मैंने अपनी मिसेज से इस बात की चर्चा की कि हमारे प्राइमरी स्कूल के बच्चों को, जो हमारे 8वीं तक के बच्चे हैं, उन बच्चों को मैं सेल्फ डिफेंस की ट्रेनिंग दिलवा रहा हूँ, आप भी अपने विद्यालय में करवाइए। बच्चियां हैं, भारत की सारी बेटियों को अधिकार है कि अपनी सुरक्षा खुद कर सकें, क्योंकि उनके माता पिता, उनके भाई या हमारी पुलिस फोर्स कब कब उनके साथ रहेगी, हर कदम तो नहीं रहेगी, नहीं संभव नहीं। और कोई भी राक्षस यदि हमारी बेटियों पे बुरी निगाह डाले तो हमारी बेटियां उसका मुंहतोड़ जवाब देने में सक्षम हों। इसी बात को ध्यान में रखते हुए तो मैडम हमारी मिसेज इस बात के लिए पूरी तरह तैयार हुई। उन्होंने कहा कि बड़ा अच्छा ही आपका विचार है जी। तो हम लोग जो है कि उसके लिए तैयार हुए और उन्हीं ट्रेनर को हमने भेजा स्वतंत्रता संग्राम सेनानी जगन्नाथ साहू शिक्षण संस्थान में भी वो आए और हमारे कंपोजिट विद्यालय बराव जहाँ मैं पढ़ाता हूँ वहाँ के बच्चों को भी हमने ट्रेनिंग दिलवाया। और मुकेश जी बहुत अच्छे ट्रेनर हैं और बहुत अच्छी ट्रेनिंग दे रहे हैं। हमारे बच्चे अब पहले से काफ़ी अच्छे भी हो गए हैं और सब कुछ ठीक रहा तो साल 2 साल में हमारे बच्चे अपनी रक्षा करने में बहुत अच्छे से सक्षम होंगे। क्योंकि मैं बच्चों को कक्षा 1 से शुरू कराता हूँ ट्रेनिंग दिलवाना, ताकि हमारे बच्चे जो नन्हे शिशु हैं, ये शिशु जब वयस्क हों तब तक पूर्ण रूप से पुष्ट हों, समृद्ध हों, कोई भी बुरी निगाह, कोई भी राक्षस, कोई भी अपराधी हमारी बेटियों पे, हमारे बच्चों पे बुरी नजर ना डाले। अगर डाले तो उसकी आंखें फोड़ने की क्षमता, उसकी भुजाओं को तोड़ देने की क्षमता हमारे बच्चों में हो। इसी ध्येय को रखते हुए हमने सेल्फ डिफेंस का कार्यक्रम शुरू किया है। बहुत बहुत धन्यवाद सर, और पॉडकास्ट का अंत करेंगे और आपको बहुत बहुत धन्यवाद कि आपने इतना समय तक हम लोगों को देखा, सुना। और ऐसे बहुत सारी चर्चाएं होंगी जो आगे आपके समक्ष हम लोग रखेंगे। अभी बहुत सारी चीज़ें जिन पर डिस्कस करना बाकी है, और इस विषय में जो हमने आज चर्चा किया है उस पर आप कोई कमेंट छोड़ सकते हैं, जो भी आप चाहते हो, जो भी आप देना चाहते हैं टिप्पणी कर सकते हैं, और कोई सुझाव हो आपके तो आप वो भी दे सकते हैं, और ये हार्दिक स्वागत अभिनंदन रहेगा आपका। अभी आगे बहुत सारे डिस्कशन होने हैं, अभी हम लोग शिक्षा के ऊपर बहुत सारी बातें करेंगे, हम अभी सिस्टम के बारे में भी बातें करेंगे, हमारे इकोसिस्टम के बारे में बात करेंगे, पर्यावरण के बारे में बात करेंगे, जीवों के बारे में बात करेंगे, और भी जो भ्रष्टाचार के मुद्दे उन पर भी बातें होंगी, और उसके साथ-साथ उसके निवारण के लिए भी और सही दिशा में जाने की भी बातें होंगी। सबका धन्यवाद, यहीं पर इस पॉडकास्ट का अंत करते हैं। धन्यवाद सर आपका भी और दर्शकों का भी। सबको नमस्कार, आपको बहुत-बहुत धन्यवाद।